तो जैसे तुमको मेरे घर पे आना है फॉर एग्जाम्पल, तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे कि सर आपका सिटी, तुम्हें पता है कि सर जालंधर में रहते हैं। सर आपका एरिया बताओ, तो बोलोगे सर रामा मंडी के आसपास रहते हैं। तुम सर आपका सोसाइटी बताओ, तो ग्रीन काउंटी में रहते हैं। सर आपका फ्लैट बताओ, 133 में रहते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस हो गया, तुमको मेरे घर तक ले आएगा डायरेक्टली। तो क्या है ये, क्या कर रहे हैं हम लोग? टू नो माई एग्जैक्ट पोजिशन और माई एग्जैक्ट एड्रेस, you need to know a lot of variables. The first variable is my city, or if you are not Indian, you will need to know my country, then my state, then my district, then my city, then my lane or society, then my flat number. So there are a lot of variables required to reach a position. And same goes for electron, and those variables in case of electrons are called quantum number. कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे सिचुएटेड है, ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है, तो मुझे कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, और वो वेरिएबल ही कहलाते हैं क्वांटम नंबर। तो जब तक बोर मॉडल था तो इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट थी वो सिर्फ ऑर्बिट से डिफाइंड थी, कि फर्स्ट ऑर्बिट में हो सकता है, सेकेंड ऑर्बिट में हो सकता है, थर्ड ऑर्बिट में हो सकता है, फोर्थ ऑर्बिट में हो सकता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसका मतलब ये है कि वहां पे हमें ज्यादा वेरिएबल की जरूरत ही नहीं थी। हमें ऑर्बिट नंबर बताओ, मैं बता दूंगा थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। लेकिन as soon as we went through this wave mechanical model, we came to know that there is not just orbit, there are suborbits and there are orbitals as well. And in one orbital the electron can two electrons can stay there, and both will have opposite spin. तो स्पिन का भी पता करना जरूरी है। मतलब अगर एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मुझे पता करनी है किसी एटम में, तो आई नीड टू नो ऑर्बिट नंबर, आई नीड टू नो सबसेट, सबसेल जिसको हम बोलते हैं, आई नीड टू दी नो ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में भी कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन, जो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है वो वाला, या जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है वो वाला। क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे सेम है, परमिंदर दो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दो है जिनकी सब प्रॉपर्टीज सेम है। तो उसके स्पिन से ही हम उसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। जैसे कि मान लो कि परमिंदर का एक ट्विन भाई होता, राइट? तो देयर हैज टू बी सम डिफरेंस डिस्टिंग्विशन बिटवीन देम सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि हाँ ये दूसरा परमिंदर 2 है, ये परमिंदर 1 है। तो ये चीज को हमें समझना है इस इलेक्ट्रॉन के सेंस में। सो बेसिकली देयर आर 4 quantum numbers which we'll discuss, out of which 3 are very important and 3 are the main quantum numbers. जो फोर्थ है वो ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो कौन कौन से 4 क्वांटम नंबर है, पहले वन बाय वन हम लोग उनको डिस्कस करते हैं और उनके बारे में समझते हैं। सो द फर्स्ट क्वांटम नंबर इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन, और आपको पता है एन से क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ऑर्बिट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट बताता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि इससे हमें ऑर्बिट की साइज और इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसके बारे में पता चल जाएगा, या इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन पता चल जाएगी, हाँ यार इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, फॉर एग्जांपल फॉर अस, हाँ यार सर जो है इस पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं, जलंधर में रहते हैं। तो आपको एड्रेस पता चल गया मेरा ब्रॉडर लेवल पे। नाउ यू नीड टू गो इनसाइड द सिटी एंड फाइंड इट आउट। तो वो उसके लिए सेकंड पैरामीटर हम लेंगे, लेकिन पहले हम इसी को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स गिव्स अस एन आइडिया अबाउट ऑर्बिट, कि द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड, ठीक है? इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड। एंड सेम एज वी हैव डिस्कस इन बोर मॉडल, ऑर्बिट will have only integral value 1 2 3 4 5 and so on, some जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा भी है कि डिस्क्राइब साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। अब इसका क्या मतलब है ये भी समझना जरूरी है। एंड द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट हैज इंटीग्रल वैल्यूज 1 2 3 4 एटसेट्रा, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड के। वही जो बोर मॉडल में हमने डिस्कस किया था, सेम चीज है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऑर्बिट को ही, ऑर्बिट को डिस्क्राइब करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग वो करते हैं। लेकिन एक मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताऊंगा, उसके बारे में ये मत पूछना कि सर ये कहाँ से आया, नहीं तो फिर मैं वो फिर बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन हो जाएगा। एक मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा लास्ट में, बट पहले हम लोग ये समझते हैं, ये मैंने कल के क्लास में आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेल्स present in total number of orbitals, not subcell, total number of orbitals present in any particular orbit is equals to n square। अगर किसी का ऑर्बिट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है तो देखो क्या क्या हो सकता है, टोटल
सब सेल्स कितना होगा, बोलो, कल बताया था तो। टोटल ऑर्बिटल्स एन स्क्वायर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, मैक्स टोटल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम लोग, दैट विल बी 2n स्क्वायर। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये सब कुछ वेरिएबल्स हैं, ये सब कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि सबसेल क्या होता है। सबसेल होता है, जैसे कि हमने पढ़ा, एस एक सबसेल है पूरा, पी पूरा एक सबसेल है जिसमें कि 3 ऑर्बिटल होते हैं, एस में एक ही होता है, डी एक पूरा सबसेल है जिसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ एक पूरा सबसेल है जिसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो हमने कल की क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें एक ही सबसेल होगा, सिर्फ एस। सेकेंड ऑर्बिट है तो उसमें 2 सबसेल हो सकते हैं, एस और पी, मतलब 2s और 2p। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट है तो उसमें 3 सबसेल हो सकते हैं, 3s 3p 3d। 4 है तो उसमें 4 हो सकते हैं, 4s 4p 4d 4f। ठीक है, तो इस तरह से सबसेल के बारे में पता चला हमें। और उस सबसेल के अंदर, एक सबसेल के अंदर ऑर्बिटल फिक्स नहीं होते, अलग अलग सबसेल के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट द होल ऑर्बिट, the total number of orbital adding all the type of orbitals will be equals to n square, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर। ठीक है, उसके अलावा हमने ये चीज पढ़ी है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी ऑर्बिट, ये बोर मॉडल से ही पढ़ा है हमने, तो ये हमने पहले ही पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा वैल्यू भी नहीं दी, कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मल्टीप्लाइड बाई h अपॉन 2 पाई, विच इज अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। अब आप बोलोगे सर बोर मॉडल तो फेल हो गया, ऐसा नहीं है, फेल कुछ नहीं हुआ, बोर मॉडल के बस लिमिटेशंस आ गई, उन लिमिटेशंस को रेक्टिफाई किया वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि डिसअपियर ही हो गया, ऑर्बिट इज स्टिल देयर, एंड आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे दैट प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में चीजें थी। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी जो होगी ज्यादा होगी, एनर्जी जो होगी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। और इनफैक्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी बात करें तो कौन से वो एन में है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके। ठीक है, बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है तो। और ये हमने बोर मॉडल में पढ़ा है कि जैसे जैसे एन बढ़ते जाता है एनर्जी बढ़ते जाती है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरे एटम में एनर्जी घटने लगेगी, बढ़ेगी ही, बट उसका फिर वेरिएबल जो होगा वो वैसे ही नहीं होगा इक्वेशन जैसा कि बोर मॉडल में है, क्योंकि वो यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। लेकिन हाँ, बढ़ेगी ये तो फिक्स है, दूर जाने से एनर्जी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इससे, न्यूक्लियस से। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए मुझे। So the principal quantum number tells us about the size and energy of any atom, an electron actually, and the size of wave की बात मैं करता हूँ अभी। सेकेंड थिंग इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेल जो होंगे वो n के बराबर ही होंगे, टोटल ऑर्बिटल n स्क्वायर के बराबर होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो 2n स्क्वायर के बराबर होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन हमेशा 2n स्क्वायर नहीं होंगे, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन वो ऑक्यूपाई कर सकता है, कि जैसे कि मान लो एक घर है या एक ट्रेन है या एक बस है, उसमें मैक्सिमम सीट 20 है 30 है, वो मैक्सिमम, पर जरूरी नहीं कि हमेशा पूरी बस फुल रहती हो। मतलब वो इंडिया है कि यहाँ पे वैसे ओवरफुल रहती है, लेकिन एक जनरल एग्जांपल आप समझो कि जरूरी नहीं है कि बस पूरी फुल होगी हमेशा। एंड दैट इज व्हाट दिस 2n स्क्वायर मींस, कि इतनी जगह है, इससे ज्यादा जगह नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अब हमने कल पढ़ा था कि जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है सर वो वेव मोशन करता है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वेव मोशन करेगा। तो यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, उसको आप याद रखना, कि जो मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म बाय एनी इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट इज इक्वल टू इट्स ऑर्बिट नंबर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेव्स formed by an electron while revolving in nth orbit will be n। ठीक है, n के बराबर टोटल जो होगा
वो वेव, टोटल नंबर ऑफ वेव्स अगर पूछे कितने वेव्स फॉर्म करेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो जितना उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, जितना उसका ऑर्बिट नंबर होगा, उतने ही वो वेव्स फॉर्म करेगा एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते टाइम, वेव मोशन जब वो करेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे ये चीज, और इसी का मैंने बोला था कि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट रिमेंबर दिस कि हाउ इट हैपेंस। इसको प्रूव भी कर सकते हैं मैथमेटिकली, बट इतना मैथमेटिक्स करने लगूंगा तो तुम खुद ही मेरे को गाली देने लोगे, सर क्या दिन भर मैथमेटिक्स। हाँ मान्यता बताइए। सर जो 2n² है, ये बोहर ने जैसे दिया था ये मतलब फॉर्मूला कि 2n² होगा। हम्म। सर जो ऑर्बिटल्स है वो तो बोहर के बाद जैसे इन्वेंट हुआ, तो 2n² कैसे उसने पहले फाइंड कर दिया? हाँ देखो, ऐसा नहीं है, देखो इलेक्ट्रॉन पहले से भी इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट उतना ही था, इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिट में 2n² ही था। ठीक है, बोर ने भी यही कहा था, बस क्या हुआ कि ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट आने से उनका डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया कि कुछ इलेक्ट्रॉन 2n² में से इस तरह के शेप में रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन 2n² में से इस तरह के शेप में रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह के शेप में रहते हैं। समझ रहे हो? और ये जो तुम देख रहे हो ना प्रपोज्ड बाय बोर, इसका मतलब ये नहीं कि बोर ने बोर मॉडल में बताया था ये, ऐसा नहीं कि बोर ने बोर मॉडल दिया और चल गया, ऐसा नहीं होता है। कोई साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं होता है खत्म हो गया। बोर वेव मैकेनिकल मॉडल के टाइम में भी था, और बहुत सारे मॉडल वेव मैकेनिकल मॉडल में वेव बोर ने भी हेल्प करी है। समझ रहे हो कि मान लो कोई बिल्डिंग बन रही है, इनिशियल कोई कंस्ट्रक्टर है, या फिर मान लो कोई कोचिंग स्टार्ट हो रहा है, उसमें इनिशियल कोई टीचर है जो उतना एक्सपर्ट नहीं है, बट धीरे धीरे वो भी चीजों को कंट्रीब्यूट करते करते वो एक्सपर्ट हो जाता है। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ऐसा नहीं कि बोर मॉडल फेल हो गया तो बस बोर को निकाल दिया कंपनी से, जाओ भाई तुम्हारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। बोर वाज कंटिन्यूअसली देयर विद एटॉमिक स्ट्रक्चर बिकॉज दे वर साइंटिस्ट, दे कैन पुट देयर थ्योरीज इवन इफ इट इज रॉन्ग, दे कैन मॉडिफाई एंड दे कैन कम अप विद सम अदर थ्योरीज एंड दे कैन डिस्कस विद अदर साइंटिस्ट। तो ये जो बोर मॉडल में ये जो बातें हो रही हैं, ये बोर मॉडल में भले ही नहीं आई, लेकिन बोर ने ही इसको मतलब एक्सप्रेस किया बाद में। ठीक है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट था। क्लियर है? ओके सर। हाँ। नेक्स्ट है एजिमुथल क्वांटम नंबर। बहुत सारी चीजें मैं इसमें लिख दे रहा हूँ ऑलरेडी, जैसा मैं प्रेफर नहीं करता इस तरह से पढ़ाना, बट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बार मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो चीजें डिफिकल्ट होती है उसमें स्टूडेंट पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि तुम समझ जाओ, लिखना तो बाद में की बात है, तुम इससे छाप लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज दीज आर समथिंग न्यू। तो एवरीथिंग वी आर डिस्कसिंग हियर इज, ऐसा है कि मतलब समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं मानता हूँ, जरूरी नहीं कि हो, बहुत लोगों के लिए इजी इजी भी होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं मानता हूँ एक नॉर्मल स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। तो आप उसको उस हिसाब से उसी स्पीड से करो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, एवरी थ्योरी इज रिटन ओवर हियर। आप चुपचाप समझने पे ध्यान दीजिए अभी कि क्या क्या चीजें मैं समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? सबसे पहले एजिमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। ठीक है, और इट डिस्क्राइब शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और जिसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, कि सबशेल कौन सा होगा उसकी शेप को डिटरमाइन करता है ये एल, प्रिंसिपल एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसको हम सबशेल बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, समरफील्ड ने दिया था, ये सब छोड़ो, ये सब ज्यादा याद रखने की चीज नहीं, ये बस एक जनरल नॉलेज के लिए लिख दिया, ये कहीं नहीं पूछा जाता कि किसने दिया था ये मॉडल। ठीक है, अगर पूछा भी जाता तो वैसे एग्जाम में अपन अपीयर नहीं होंगे। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री कि हु गिव व्हाट लॉ एट दिस एज, एटलीस्ट आप लोग का जो एज है आप पूरी हिस्ट्री नहीं याद कर सकते किसने कौन सा लॉ दिया, न्यूटन्स लॉ वगैरह याद कर रहे हो वही बड़ी बात है। तो पॉइंट इज कि ठीक है, हम लोग इसको समझने की चीज क्या है, इसका यूज क्या है, धीरे धीरे जब हम केमिस्ट्री में पीएचडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा समरफील्ड कौन था। Anyway, so first of all it can have values between 0 to n-1। क्या मतलब इसका? तो जो भी पर्टिकुलर ऑर्बिट है, जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है, क्योंकि n तो ऑर्बिट के लिए डिफाइन होता है ना, तो मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसमें l क्या हो सकता है? 0। मान लो सेकेंड ऑर्बिट है तो n-1 मतलब l क्या हो सकता है? 0 to 1। तो 0 to 1 में क्या ही आता है? 0 और 1। ठीक है, मान लो n3 है तो उसमें क्या हो सकता है? 0 to n-1 मतलब 2, मतलब 0 1 एंड 2। मान लो n4 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 से 3, 0 1 2 3। तो इतनी सारी वैल्यूज l की होगी फॉर अ गिवन l। बोलोगे सर इतनी सारी वैल्यू कहाँ, किसको असाइन करने जा रहे हैं हम? तो अब आप आ जाते हैं हम फिर से प्रीवियस वाले डिस्कशन में कि कोई अगर nth ऑर्बिट है, ध्यान से समझो, कोई nth ऑर्बिट है तो उसमें टोटल सबसेल कितने होंगे भाई? nth ऑर्बिट में टोटल सब, N हाँ एन n ही होंगे, n के ही बराबर होते हैं। N
n के बराबर होंगे टोटल सबसेल इन nth ऑर्बिट। तो आप देखो कि ये जो नंबर आ रहे हैं टोटल जो, वो भी n के बराबर, देखो इसका ऑर्बिट नंबर क्या है 2, तो इसमें कितने नंबर आ रहे हैं 2, एक 0 दूसरा 1। इसका ऑर्बिट नंबर क्या है 3, तो इसमें कितने नंबर आ रहे हैं 0 1 2 3 नंबर, ठीक है 3 नंबर यहाँ पे आ रहे हैं देखो। इसका ऑर्बिट नंबर क्या है 4, तो इसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं 4। इसका मतलब हम लोग एक सेंस लगा रहे हैं, और मैं तुमको समझा रहा हूं, हालांकि इसका फैक्ट वो फैक्ट ही है, बट मैं तुमको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब एक हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को असाइन की जाएगी। हर वैल्यू एक ऑर्बिटल को असाइन की, जैसे 0 है तो वो s ऑर्बिटल के लिए होता है। तो आपको ध्यान करो कि फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1s ऑर्बिटल होता है, ये मैंने बताया भी था, याद आ रहा है अब आपको? यस Yes, सर। sir. कि फर्स्ट ऑर्बिट में पहली बात तो एक ही और सबसेल होगा, और वो सबसेल एस है अगर, तो एस में एक ही ऑर्बिटल होता है। तो देखो एस के लिए 0 होता है, पी की एस की वैल्यू, एल की वैल्यू। तो ये वैल्यूज कभी चेंज नहीं होगी। चेंज नहीं होगी मतलब बोलोगे सर क्या ये सेकेंड ऑर्बिट में रहेगा तो भी एस के लिए एल की वैल्यू 0 ही होगी, और फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा तो भी एस के लिए एल की वैल्यू 0 ही होगी? तो मैं बोलूंगा हाँ, एस की वैल्यू किसी भी ऑर्बिट में हो, उस सबसेल के लिए जो एजिमुथल क्वांटम नंबर की असाइंड वैल्यू है वो हमेशा 0 होगी। बोले सर इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग इसका ये है कि बेस्ड ऑन दैट, आपको अगर मैं कोडिंग लैंग्वेज में बोलूं कि एल एन टू एन टू एल वन, बताओ क्या होगा? तो आप बोलोगे सर एन टू मतलब सेकेंड ऑर्बिट, तो एन हो गया 2 सेकेंड ऑर्बिट। एल वन का मतलब सर एल वन हम लोग देते हैं पी को, तो मतलब 2p ऑर्बिटल हो गया, तो हमें ऑर्बिटल पता चल गया। यही तो हम कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? ऑर्बिट में जाएंगे, सबसेल में जाएंगे, ऑर्बिटल में जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन को पता कर लेंगे, ये रहा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। All we are doing is this principal all quantum numbers help us determine exact position or exact situation of an electron in an atom. So one by one we are describing, पहले हमने सिटी डिस्क्राइब कर दिया, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम जा रहे हैं पर्टिकुलर कॉलोनी में, फिर हम जाएंगे सोसाइटी में, और फिर हम एग्जैक्टली फ्लैट के पास चले जाएंगे। तो पहला हमने डिफाइन कर लिया। दूसरा है कि सबको एक एक वैल्यू असाइन कर दी गई, मतलब एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू हमेशा 0 होगी, पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू हमेशा 1 होगी, डी के लिए हमेशा 2 और एफ के लिए हमेशा 3। इतना याद भी कर सकते हो, ये कोई याद करना बड़ी चीज नहीं है। और एफ से ज्यादा ऑर्बिटल हमारे यूज में आते ही नहीं है, तो 4 ही तो वैल्यू याद करनी है, 0 1 2 3 को याद करने की चीज है। बस इसको तुम्हें ये याद रखना है कि 0 एस के लिए होता है, 1 पी के लिए होता है, 2 डी के लिए होता है। यस और नो? बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी सबसेल में, वो 2l प्लस 1 के बराबर ही होंगे। तुम करके देख लो, इसको मैं यहां समझाता हूँ। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2s प्लस 1 के बराबर कैसे होंगे, 2l प्लस 1 के बराबर कैसे होंगे, तुम बताओ। इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं इस सबसेल में? ऑर्बिटल्स कितने होंगे? Sir, one. 1, बिल्कुल सही। तो इस सबसेल में ऑर्बिटल 1 होंगे। अब ये फॉर्मूला भी लगा के तुम देख लो। 2l होता है 0s के लिए, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 1। p के लिए कितने ऑर्बिटल होते हैं? px py pz, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, मतलब 3 होते हैं। और p की वैल्यू, l की वैल्यू होती है 1, तो 1 को यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 2l प्लस 1 3 आएगा। d के लिए 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। इसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब ऑर्बिट विथ azimuthal quantum number l will be equals to, ठीक है, तो याद रहेगा। अब अगर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता चल जाएगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मुझे नहीं लगता किसी को इस बात में प्रॉब्लम होगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर इतने ही होंगे, क्योंकि सर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अगर टोटल ऑर्बिटल 12 प्लस 1 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 12 प्लस 1। हाँ या ना, बताइए। Yes, sir. ठीक है, यस सर। जहां कंफ्यूजन आया मुझे एक बार पिंग कर दो कि सर ये बात मेरे को नहीं समझ में आई, आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, हेजिटेट नहीं करना है। ठीक है, अब ये जो चीज है इसमें आप बिल्कुल बेझिझक पूछिए और मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ये नई चीज है, इसमें कुछ नहीं, ये सब तो सिंपल चीजें थी, ये आपको आधी चीजें ऑलरेडी पता थी, आधी मैंने यहाँ से इक्वेशन से रिलेट करके समझा दी, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। पर इसमें आया तो मैं अज्यूम करके चलूंगा कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। ये है
कि ये कहा गया कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस मच। अब दिस मच क्यों है ये मैं नहीं समझा सकता, लेकिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा वो मैं जरूर समझा सकता हूँ। देखो, एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली ड्यू टू एंगुलर मोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट, ऑर्बिटल और एनीवेयर और फॉर एनी ऑब्जेक्ट। अगर मैं एंगुलर पाथ में मूव कर रहा हूँ तो मेरा जो एंगुलर जो मोमेंटम होगा वो होगा एंगुलर मोमेंटम। उसको वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है mvr, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस भी कर्व पे मैं मूव कर रहा हूँ उस कर्वेचर की रेडियस कितनी है वो होगा मेरा एंगुलर मोमेंटम। अब आप बोलोगे कि सर ऑर्बिटल के अंदर कैसे एंगुलर मोमेंटम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऑर्बिटल का एक शेप है और उस शेप के अराउंड ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो अगर उस शेप के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। तो वो जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से दी गई कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा L इंटू एल प्लस वन का अंडर रूट इंटू एच अपॉन टू पाई। ये फॉर्मूला जो दिख रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा दिख रहे हैं फॉर्मूला। आप बोलोगे सर इतना फॉर्मूला कहाँ से याद करेंगे हम लोग? याद करना पड़ेगा, और ऐसे रटने से याद नहीं होगा। इसके क्वेश्चन जब करोगे आप लोग तो आपको बिल्कुल याद होगा। तो जो मैंने आप लोगों को सीपीपी भेजी है उसमें 250, 300, 400 क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि आप सिर्फ उसको रखो, आप उसको सॉल्व कीजिए। आपको हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। क्वांटम नंबर का तो स्पेसिफिकली एक मतलब उसमें तो टॉपिक वाइज दिया गया है, इसीलिए मैं आपको भेजता हूँ वाली सीपीपी कि मुझे बताना नहीं पड़ेगा इतने क्वेश्चन करने, ये वाले क्वेश्चन सारे कर लेना। एनीवे तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। एंड प्लीज डू नॉट आस्क कि क्यों आया सर, ये कैसे आया। आई कैन नॉट एक्सप्लेन राइट नाउ कि ये कैसे आया। जस्ट रिमेंबर जस्ट लाइक दैट कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, बट हाँ मैं समझा सकता हूँ कि हाँ यार दो अपोजिट स्पिन चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन बढ़ जाता है सेम स्पिन वालों में, इसलिए दो चाहिए होते हैं। दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन। बट अभी आप ये बात समझो कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू h अपॉन 2 पाई इंटू अंडर रूट l इंटू l प्लस वन। ठीक है, इसको याद रखना। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये जैसे नहीं भी याद रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, टाइम के साथ समझ में आ जाएगा, मैथमेटिकली आप कहीं भी डिराइव कर सकते हो, लेकिन ये में भी आप भूल सकते हो, तो इसको याद रखना। ठीक है, तो जैसे आप कोई बोले कि सर एस ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? जीरो, क्योंकि एस ऑर्बिटल की एल की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। तो अगर ये एल जीरो है, ध्यान दो, ये अगर एल जीरो है तो ये टोटल जीरो हो गया, और टोटल जीरो इंटू ये ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम जीरो। तो बहुत बार क्या होगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि एन इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड इन एनी पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विथ जीरो इनसाइड एन ऑर्बिटल विथ जीरो एंगुलर मोमेंटम। तो आपको एक डेटा उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हो आप? और ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई एडवांस में, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दो एनर्जी स्टेट दिया गया है S1 और S2। S1 में कुछ वेरिएबल्स दिए हुए हैं, S2 में कुछ वेरिएबल्स दिए हैं, और उस पे दो क्वेश्चन पूछे गए। पैराग्राफ टाइप एक क्वेश्चन का सेट होता है, एक पैराग्राफ आएगा उसमें सब डेटा आपको दिया रहेगा, उस डेटा को यूज करके नीचे के दो क्वेश्चन करने होते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन में आया हुआ है, और पैराग्राफ का मतलब होगा कि 8 मार्क्स, 8 मार्क्स एक ही टॉपिक से क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब बहुत सारे, वो तब का क्वेश्चन है जब जेईई का कट ऑफ ही 8 मार्क्स जाता था। ठीक है, तो आपको इसलिए उस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। बहुत लोगों के लिए सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा हो कि 8 मार्क्स कट ऑफ कैसे हो सकता है, होता है। ठीक है, बहुत बार फिजिक्स में तो कट ऑफ जीरो तक गया है, जीरो जिसके मार्क्स आए हैं वो सेलेक्ट हो गया फिजिक्स में, इतना टफ पेपर होता था। अब तो फिर धीरे धीरे टाइम के साथ ईजी हो गया। एनीवे तो ऐसे आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल, क्योंकि एल की वैल्यू आपको सबको याद हो ही गई कि पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, एस के लिए 0। तो एल की वैल्यू पुट करते जाओ और एंगुलर मोमेंटम आपका आ जाएगा सबका कैलकुलेट करके। बोलो हाँ या ना। बढ़ू आगे या नहीं बढ़ू? नहीं बढ़ू? सर एक बार पुरानी वाली स्लाइड दिखा दो, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ ये लो। ठीक है, टेंशन मत लिया करो इस चीज में, मैं इसलिए आपको कुछ नहीं बोलूंगा। आप नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम्हें समझ में आना चाहिए। समझ में आना इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग अ नोट। बट नोट्स भी होना चाहिए, फ्यूचर में नहीं समझ में आएगा नहीं तो रिवीजन कैसे करोगे, ये भूल भी तो यस सर, हो जाओगे। गया, थैंक यू। तो इसको समझ में आ गया आपको कि एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, उसके क्या यूजेस हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, उसके क्या यूजेस हैं। एक और चीज है जो मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन और एनी ऑर्बिटल is directly proportional not just to n but it is proportional to n plus l value। ठीक है,
जो बोर मॉडल होते हैं, जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होते हैं, उसमें एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n के होती है. दिस इज फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. ठीक है. हालांकि इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले टाइम पे भी डिस्कस करूंगा, जब, क्योंकि इसी की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग. और दिस इज ड्यू टू मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो या एटम्स. तो n प्लस एल दोनों पे एनर्जी डिपेंड करने लगेगी आगे जाके. और यही रीजन है जो 8 जो आप लिखते हो ना, उसका एक्सप्लेनेशन इसी कॉन्सेप्ट से आएगा आगे जाके, मैं करूंगा उसको. लेकिन अभी आप याद रखना कि एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिटल ऑफ यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, any electron in any electronic species will be directly proportional to n value, principal quantum number, and energy of electron in a multi electronic system will depend on both principal as well as azimuthal quantum number, and it will be directly proportional to sum of both principal as well as azimuthal quantum number. Clear है? चलिए. Now the next is, ये सब तो देखो maximum number of electrons in a particular subshell सेम ही concept है, तो सेम ही चीज वापस कैसे आ गया स्लाइड. हाँ. Next is magnetic quantum number. What is magnetic quantum number? It is represented by m. देखो हमने क्या किया है, देखो अभी तक कहां तक पहुंच गए हम लोग. हमने सबसेल आइडेंटिफाई कर लिया है. अब सबसेल के बाद भी हमें कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल भी पता करना है. कि अगर s है तो चलो ठीक है, इसका तो पता चल गया कि एक ही ऑर्बिटल होता है, तो उसके लिए नहीं भी हो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर अपने को मिल गया p, तो सर p में px है, py है या pz है. इलेक्ट्रॉन कौन से वाले में, px में. मान लो आपको पता चल गया कि मैं इस घर में रहता हूँ, इस बिल्डिंग में रहता हूँ. अब इस बिल्डिंग में 10 फ्लैट है, तो तुम पता करते रहो कौन से फ्लैट में 10 फ्लैट, घूमना पड़ेगा तुमको, राइट. तो क्या है कि उसको एग्जैक्टली पता लगाने के लिए हमने तीसरा क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया, विच इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल विल टेल यू ऑर्बिट, azimuthal will tell you subshell, and now magnetic quantum number will tell you orbital. What is its value? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो प्लस एल से माइनस एल के बीच में वेरी करती है. ये क्या लिखा थी, कैन वैल्यू एल माइनस 1 टू एल प्लस, नहीं, इसकी वैल्यू जो होती है, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे यहाँ पे. इसकी वैल्यू जो होती है माइनस एल टू प्लस एल के बीच में वेरी करेगी. किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की. माइनस एल से प्लस एल के बीच में इसकी वैल्यू वेरी करेगी. और ऑब्वियसली फिर टोटल नंबर ऑफ वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग ऑर्बिटल. अभी हमने यहाँ पे भी लिखा ही था, ये कहाँ गया, यहाँ भी हमने लिखा ही था ये सब कुछ, उसी का सिमिलर है ये. बट जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू माइनस एल से प्लस एल के बीच में वेरी करेगी. तो क्या क्या होगा देखिए आप. जैसे मान लो कि कोई एस ऑर्बिटल है, ध्यान से समझो इसको. एस ऑर्बिटल है तो उसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 0. तो सर 0 से 0 के माइनस 0 से प्लस 0 तो कुछ होता नहीं है, मतलब इसके पास ओनली वन वैल्यू ऑफ m, ओनली वन वैल्यू ऑफ m, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज 0. और दैट इज द रीजन व्हाई, मींस दैट इज वन एक्सप्लेनेशन हाउ s ऑर्बिटल हैज ओनली वन, s सबसेल हैज ओनली वन ऑर्बिटल. अब हम बात करते हैं p की. तो सर p के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो माइनस l से l के बीच में इट विल हैव 3 वैल्यूज. कौन कौन सी, सर वो होगी -1, 0 एंड +1. तो ये जो तीनों वैल्यूज हैं, ये तीनों वैल्यूज तीन अलग अलग ऑर्बिटल्स को असाइन होती हैं. और उससे हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि जैसे -1 है तो ये वाला है, तो 0 होगा तो वो वाला होगा. इन जनरल नाउ अब मैं कुछ चीजें यहाँ पे बता दूं कि यू आर फ्री टू चूज बिटवीन एनी वैल्यूज फॉर एनी ऑर्बिटल. ठीक है, वी कैन असाइन एनी वैल्यूज, एनी वैल्यू आउट ऑफ दिस ओनली. ऐसा नहीं कि p के लिए तुम +2 असाइन कर दो, वो गलत हो जाएगा. p के लिए -1, 0, +1. आप बोलोगे सर किसको -1 दे, किसको 0 दे, किसको +1 दे. क्या px को हम -1 दें, या py को -1 दें, या pz को -1 दे देते हैं. तो इसमें आप पे मैं कोई लिमिटेशन नहीं लगाने वाला हूं, आप फ्री हो. बट आप ये ध्यान रखना कि जिसको आपने px एक बार असाइन, जैसे मान लो px को तुमने -1 असाइन कर दिया कि यार मैं px को -1 से रिप्रेजेंट करूंगा, तो आप फिर py को -1 से नहीं कर सकते. फिर तुम्हारे कैलकुलेशन में या तुम्हारे अजम्पशंस में हर जगह px -1 रहेगा, py 1 रहेगा, और जो भी तुम उसके अलावा जैसे भी तुम असाइन करते हो. सो वी आर फ्री टू चूज बिटवीन दीज थ्री वैल्यूज कि ये वाली वैल्यू मैं इसको दूंगा,
बिकॉज डिस्टिंग्विश हमें ही करना है ना यार कि कौन से वाले ऑर्बिटल में। तो अगर हमने असाइन कर दिया, मान लो मैं ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर बोलूंगा और फर्स्ट वाले को ग्राउंड, टॉप फ्लोर को मैं ग्राउंड बोलूंगा और नीचे वाले को मैं फिफ्थ फ्लोर बोलूंगा, सबसे नीचे वाले। तो मे भी दूसरों के लिए समझने में डिफिकल्टी हो, लेकिन मैं तो समझ पा रहा हूँ ना कि यार फिफ्थ फ्लोर पे हो मतलब मैं नीचे जाऊंगा, ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओ तो मैं ऊपर जाऊंगा। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वी आर फ्री टू असाइन एनी वैल्यू, बट डोंट चूज एनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू और डोंट असाइन एनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू सो दैट योर ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशन बिकम डिफिकल्ट। तो बट फिर भी वी हैव दैट फ्रीडम कि वी कैन असाइन एनी वैल्यू टू एनी ऑर्बिटल। ठीक है, एनी वैल्यूज बिटवीन दीज ओनली। ऐसा नहीं कि तुमने पी का डिफाइन कर रहे हो और डी का कोई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लाके डाल दिया, ऐसा नहीं, इन तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हो आप। लेकिन जनरली क्या होता है कि जीरो जो वैल्यू है इज प्रेफर्ड फॉर ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, मतलब जीरो जनरली, ऐसा नहीं कि मैं आपको ये इंपोज कर रहा हूं कि आपको ये करना ही है, लेकिन मान लो कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप बोलोगे अगर जीरो है तो आप पीजेड लिखोगे तो ज्यादा एक्यूरेटली आपका सही होने के चांसेस हैं। सो जीरो जो वैल्यू है वो इन जनरल जेड वाले ऑर्बिटल्स को असाइन किया जाता है, जैसे जो जेड डायरेक्शन में हो। लेकिन जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ यार डी सीरीज में जीरो वैल्यू किसको असाइन होगी, पहले तो ये बताओ डी सीरीज में जीरो वैल्यू हो सकती है कि नहीं। डी सबसेल है तो इसके एल की वैल्यू क्या होगी, 2। तो इसके पास कितनी वैल्यू होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, -2 -1 0 +1 और +2। 5 वैल्यू है और इसीलिए 5 ऑर्बिटल भी हैं, पांचों के एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं हम अपनी चॉइस के हिसाब से। तो आप बताओ कि जीरो किसको असाइन करें हम लोग, अगर जनरली की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है जनरली जीरो इज असाइन टू, और जीरो इज प्रेफर्ड फॉर ऑर्बिटल इन जेड डायरेक्शन। तो कौन सा ऑर्बिटल जेड डायरेक्शन में होता है, डी का। बताइए, सिर्फ पढ़ के नोट्स बना के घर जाने से थोड़ी होगा। जब जाप ही है जो मुझे लगता है आंसर करता है सही, डीजेड स्क्वायर, वेरी गुड जब जाप, डीजेड स्क्वायर। ठीक है, डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल है जो जेड डायरेक्शन में यहाँ पे सिचुएटेड होता है। और मैंने कल की क्लास में बताया भी था कि डीजेड स्क्वायर ऐसा दिखता है, इसके चारों तरफ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी होता है साथ में, और ये जेड डायरेक्शन की तरफ होता है। तो पीजेड तो समझ में आ गया, लेकिन डीजेड भूल गए तुम लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल को हम लोग जनरली जीरो वैल्यू असाइन करेंगे, नहीं भी करेंगे तो कोई हमें कुछ करेगा नहीं, लेकिन इन जनरल सेंस में हम लोग यही करते हैं। ठीक है, तो हमने 3 क्वांटम नंबर समझे, प्रिंसिपल, एजिमुथल और मैग्नेटिक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि भाई इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है कौन से सबसेल में है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है उस सबसेल के कौन से ऑर्बिटल में है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब उसी तरह से तीसरा क्वांटम नंबर आता है, चौथा क्वांटम नंबर, विच इज द लास्ट क्वांटम नंबर ऑफ आवर सीरीज, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। कि मैं सिटी में आ गया, कॉलोनी में आ गया, अपार्टमेंट में भी आ गया, लेकिन अभी क्या हो गया कि अब मुझे इलेक्ट्रॉन का पता करना है कि इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में है, किस सिनारियो में है। तो क्या करेंगे हम लोग बताइए। तो उसके लिए हमने डिफाइन किया, कैसे बताएंगे, मतलब व्हाट इज योर क्वेश्चन, जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे बताएंगे, व्हाट डज दैट मीन, आई डिडंट सर गेट योर क्वेश्चन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे बता रहा है, मतलब वो कहाँ पर है? अच्छा कैसे बता रहा, देखो वही तो मैंने बताया कि जैसे मान लो 5 ऑर्बिटल हैं, डी के 5 ऑर्बिटल है, मैंने dx को क्या किया, -2 वैल्यू असाइन कर दी, dxy को, dyz को -1, dz स्क्वायर को 0, dxy जो बचा जो दो ऑर्बिटल है उनको 1 और +2 असाइन कर दिया। तो जब मैंने असाइन कर दिया तो मुझे पता चल गया ना, जब भी -2 आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैं समझ गया कि ये इसमें है। या फिर मुझे तुमको भेजना हो यहाँ से नोट बना के यार तुम पता करो ये ऑर्बिटल की स्टडी करो थोड़ी, तो मैं तुमको भेजूंगा कि n1 है, l0 है और m भी 0 है, तो तुम समझ जाओगे कि यार ये फर्स्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है। मैं बोलूंगा कि यार n5 है, ठीक है, L2 है, और जो उसका M है वो 0 है, तो तुम समझ जाओगे 5 और फिफ्थ ऑर्बिटल के D की, मतलब फिफ्थ ऑर्बिट के D सबसेल के dz स्क्वायर ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ये वैल्यूज पहले हमें असाइन करनी पड़ेगी,
हमें असाइन करनी पड़ेगी उन ऑर्बिटल्स को। 5 वैल्यू है, 5 ऑर्बिटल है, एक एक असाइन कर दो सबको। 3 वैल्यूज है पी में, 3 ऑर्बिटल है, एक एक सबको असाइन कर दो। जीरो ऑर्बिटल्स है, सॉरी जीरो वैल्यू होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, मतलब एक ही वैल्यू है, वैल्यू के हिसाब से देखे तो एस ऑर्बिटल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, उसको असाइन कर दो, तो एस के हमेशा जीरो। समझ रहे हो? तो असाइन करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यस सर। ठीक है। वैसे स्पिन क्वांटम नंबर टेल्स अस नथिंग बट दी ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। जैसे कि एक ऑर्बिटल में आपने देखा होगा कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ, तो ऐसा लिखा हुआ दो एरो देखा होगा आपने ऐसे। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन कर रहा है, ठीक है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से स्पिन करेगा ऐसे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है ऐसे, या एंटी क्लॉकवाइज, जो भी आप इसको जैसा भी दिख रहा है आपको ये, तो दूसरे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन स्पिन करेगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा? तो देखो क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन स्पिन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर स्पिन कर रहा है, तो जब भी चार्ज मूव करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। कोई भी चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जो हाई टेंशन लाइंस देखते हो आप लोग, उनकी हाइट ऊपर, जैसे कभी बचपन में कभी सुना होगा, कहीं सुना होगा कि वो जा रहा था अचानक से करंट खींच लिया। ऐसा होता है, करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। आपने ये वो थंब रूल वगैरह पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है आपने 10th क्लास में? तो यस सर। उसमें आपको पता चला होगा कि करंट के डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग पता कर लेते हैं कि किधर मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। तो वैसे ही चार्ज भी जब मूव करता है तो चार्ज भी, करंट क्या है? मूवमेंट ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, दूसरा भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करने लगेगी। तो जब सिस्टम में रिपल्सन बढ़ेगा तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो टू इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि एक अगर इधर मूव कर रहा है तो दूसरा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है, ताकि इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ना होके ऐसे डायरेक्शन में जिससे उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़े, ना कि रिपल्सन। और वो एक दूसरे की, ऐसा कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड को नलीफाई कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो देयर विल बी लेस रिपल्सन एंड ड्यू टू दैट देयर विल बी लेस एनर्जी ऑफ द सिस्टम which will stabilize the system। क्लियर है? तो इसलिए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं कि जो कोई भी तुम अपने हिसाब से मान सकते हो, बट लेट्स से कि द वन विच रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज असाइंड हाफ प्लस, तो सो द वन विच रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी असाइंड विथ माइनस हाफ। क्लियर? तो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर में दो ही वैल्यूज है। हम ऑर्बिटल में पहुंच गए, हमें पता है कि और हर ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो अब दो ही वेरिएबल की जरूरत है हमें एक्स्ट्रा, जिससे कि हम या तो पता कर ले कि या तो ये है या ये है। अगर ये वाला असाइंड है तो ये है, नहीं तो वो है। तो अब हमें क्या करना है कि हम ऑर्बिट में पहुंच गए, सब ऑर्बिट में पहुंच गए, सबसेल में, सबसेल से हम ऑर्बिटल में पहुंच गए। अब ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, तो एक को प्लस हाफ, एक को माइनस हाफ। क्लॉकवाइज पता चला, अगर प्लस हाफ है तो मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, माइनस हाफ है मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। सो नाउ वी नो एग्जैक्ट सिचुएशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट if we know all the quantum numbers n, l, m and s, we know exact scenario of the electron। बोलो हाँ या ना? उसी तरह से जैसे कि हमने वो डिफाइन किया, पहले तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम समझ लो, सेम ही फॉर्मूला है, जस्ट एल की जगह एस आ गया यहाँ पे। क्लियर है? और एक आता है ये मैग्नेटिक मोमेंट, जो मैग्नेटिज्म वो क्रिएट कर रहा है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट आता है, उसका फॉर्मूला है E into H, E is charge on electron, H is Planck's constant upon 2 pi mass into speed of light, ठीक है, into under root S into S plus 1। ठीक है, उसी को और सिंप्लीफाइड वर्जन में करें तो हम लोगों को ये मिलता है N into N plus 2, where N is नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि देखो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को वो नलीफाई कर देंगे, तो जीरो होगा। लेकिन एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और ऐसे बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो अलग अलग ऑर्बिटल्स के हैं, वो एक ऑर्बिटल में तो है नहीं। तो ये चीज मैं मे बी नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार डिस्कस करूं, बिकॉज नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, so we don't have enough time to discuss this one। So I'll again remind, I'll start from this part and then we'll move to electronic configuration and other aspects of this wave mechanical model, which is quite important।
for understanding upcoming chapters. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जब जबकि वो अकेला हो उस ऑर्बिटल में कोई दूसरा, जैसे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, पर जरूरी थोड़ी कि हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहे। मान लो टोटल एटम के पास 5 ही इलेक्ट्रॉन है और 3 ऑर्बिटल है, तो 3 ऑर्बिटल में 5 कैसे असाइन कर सकते हो? 2 2 1, तो एक तो अनपेयर्ड रह गया ना। दैट इज व्हाट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस। ठीक है, जिसका पेयर नहीं बना। Anyway, so that is it for today. I'll again start with spin quantum number and I'll try to explain it with the beginning itself. So don't worry about this, and thank you very much for joining the session. And one student is continuously absent, so we need to find that person. Thank you very much, guys. Thank you, sir. Thank you, sir.